मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। द इंडियन पोस्ट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले एक हफ्ते से लगभग उत्तर प्रदेश के मसले पर लगातार महामंथन कर रही है और उस महामंथन का मूल विषय है कि क्या योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या ये सियासत 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की तरह कामयाबी दिला पाएगी। और यही वो कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता पिछले एक हफ्ते से लगभग दिल्ली में भी कई बैठकें हुई, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी दौरे हुए। पहले संघ का एक नेता आया, फिर बाद में BL संतोष आए, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आए और तमाम विचार मंथन के बाद ये किस नतीजे पर पहुंचती है पार्टी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुछ सवाल जो है उत्तर प्रदेश की सियासत के, वो सवाल जिन पर चर्चा करना जरूरी है, जिनको समझना जरूरी है कि क्या होने वाला है 2022 के चुनावों में और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को कैसे लड़ेगी, इस सवाल पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार की सियासत किस वजह से गर्म हो रही है और इस वीडियो में इस बात पर भी चर्चा होगी कि केंद्र सरकार ने जो वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिसी अपनाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन सवालों पर चर्चा से पहले ये आज की बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबर की ओर। आज की बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सेफ है। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की छवि जो बनी है पिछले 4-4.5 सालों में, वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 30 सालों के इस रिकॉर्ड को बदलने में कितना कामयाब हो पाएगी। जो रिकॉर्ड ये है कि पिछले 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कभी सत्ताधारी पार्टी को दोबारा चुनाव जीतकर आने का मौका नहीं मिला है। और क्या योगी आदित्यनाथ की ये सरकार, क्या योगी आदित्यनाथ ये करिश्मा कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी चिंता क्या है, उन चिंता को अगर हम समझें, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में समझें, तो ये सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है। यूपी में सत्ता वापसी की दिशा क्या हो, यानी हम 2022 के चुनाव को किस तरीके से अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सबसे बड़ी चिंता है। और क्या उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सियासी तस्वीर है, जिसमें सारी चीजें हैं, जिसमें योगी का इतना बड़ा चेहरा है, लेकिन साथ में जो कोरोना के दूसरे वेव के दौरान जो अव्यवस्था फैली है प्रदेश में, जो हाहाकार मचा है, जो शिकायतें आई हैं, जो अव्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री तक को ने चिट्ठी लिखी योगी आदित्यनाथ को, और जिसके लिए प्रदेश के मंत्री भी नाराज थे, तमाम विधायक नाराज थे, तमाम नेता नाराज थे, सांसद नाराज थे और तमाम तरह के जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो मैसेज गया है, क्या इस हालत में इस तरह के असंतोष के बीच चुनाव में जाना ठीक रहेगा या इस असंतोष को कैसे दूर किया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व को ये सबसे बड़ी इस वक्त चिंता है। और इसके साथ ही पार्टी नेतृत्व को इस बात की चिंता भी जरूर सता रही है कि जो संगठन है, क्या ये संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन है, वो इस वक्त इतना चुस्त दुरुस्त है कि वह चुनाव में उस तरीके से काम कर पाएगा जिस तरीके से 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में पार्टी ने काम किया और एक बड़ी जीत दिलाई। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी चिंता का सबब है। तो इन तमाम सवालों के अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश में सियासी तस्वीर है वो ये कि उत्तर प्रदेश इस वक्त योगी को लेकर एक महामंथन से गुजर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल बार बार खटक रहा है, ये सवाल बार बार आ रहा है कि क्या योगी के बगैर भी उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हो सकता है। क्योंकि ये सवाल बड़ा है। पिछले
कई दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता मिला है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर। योगी ऐसे शख्सियत के तौर पे उभरे हैं और पार्टी नेतृत्व ने उनको लगातार, इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 4.5 साल पूरे कर चुकी है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने सिंगल हैंडेडली सरकार चलाई है और ये मैसेज दिया है कि सरकार बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। उसकी शिकायतें हो रही हैं, उसकी आलोचना हो रही है, उसको लेकर विवाद हो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो सरकार चला रहा है। और ये उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी ने पेश करके ढेर सारे अपने प्रशंसक भी बनाए हैं और ढेर सारे विरोधी भी बनाए हैं। विरोधियों के लिए, विपक्षी दल के लिए ये एक मुद्दा हो सकता है कि एक व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली पूरे प्रदेश को अपने इशारे पर नचाया। विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा है कि एक व्यक्ति ने, योगी आदित्यनाथ ने अपने इशारे पर पूरे प्रदेश को नचाया और पूरी तरह से डेमोक्रेटिक जो तरीका होता है, पार्टी के भीतर किसी की नहीं सुनी गई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक की नहीं सुनी गई, विधायकों की नहीं सुनी गई, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने एक इमेज क्रिएट की है और योगी आदित्यनाथ ने बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक इमेज कायम की है और वो इमेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो इमेज उत्तर प्रदेश से बाहर भी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस इमेज के साथ चुनाव में जाना चाहेगी? क्योंकि इस इमेज की वजह से भी उसके ढेर सारे समर्थक हैं और इस इमेज की वजह से उसके ढेर सारे विरोधी भी हैं कि एक व्यक्ति पूरा शासन हैंडल कर रहा है और एक व्यक्ति के निशाने पर, एक व्यक्ति के इशारे पर सारी चीजें हो रही हैं। सवाल कई हैं। योगी आदित्यनाथ पर पूरा वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें बात हो सकती है कि किस तरीके से अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने पुलिस वालों को छूट दी, एनकाउंटर्स की झड़ी लग गई, विकास दुबे जैसे कांड हुए, सहारनपुर जैसे कांड हुए जिसमें एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर इसका इल्जाम आया। इसके अलावा प्रदेश में जेलों में हत्याएं हुई और जेलों की व्यवस्था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री यहाँ जब 2019 के चुनाव में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि बिहार के जेल को जेल बना दूंगा। तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ढेर सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पर ढेर सारे इल्जाम हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पर इल्जाम है कि अपराधियों का अपराध साबित होने से पहले उसके पोस्टर्स लगा दिए गए। विपक्षी दल ने इसको निशाना बनाया, विपक्षी दल ने इसको मुद्दा बनाया, लेकिन ये ढेर सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी को ये एक बढ़त दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा से चर्चा में रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा एक मजबूती के साथ अपने फैसलों पर कायम रहने का काम किया है। तो क्या ये जो दृढ़ रहने का फैसला है योगी आदित्यनाथ का, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कोई बढ़त मिल सकती है उत्तर प्रदेश में? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा सवाल है और वो केंद्रीय नेतृत्व को अभी तक एश्योरेंस नहीं हो पा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ का ये चेहरा पार्टी को मजबूती देगी, क्योंकि 2022 के चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। 22 के चुनाव 2024 के चुनाव की आधारशिला साबित होंगे, आधार तैयार करेंगे और इसीलिए 2022 के चुनाव को कैसे, कितनी मजबूती के साथ लड़ा जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप की सबसे बड़ी चिंता है। क्योंकि हाल के जो चुनाव हुए हैं प्रदेशों में, 5 राज्यों के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, मई में उसके नतीजे आए हैं, मई की 2 तारीख को, और उस चुनाव के नतीजे के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो संकेत और जो संदेश मिले हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का ये कॉशस अप्रोच बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में उसको तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद मुंह की खानी पड़ी है। असम में जो चुनाव हुए उसके नतीजे जो आए, उस नतीजे तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसें रुक गई थी और बाकी प्रदेशों में जो स्थिति रही है वो आपसे छिपा नहीं है, क्योंकि बाकी राज्यों में कहीं उस तरह से कामयाबी नहीं मिली, न केरल में कामयाबी मिली, न तमिलनाडु में कामयाबी मिली। और कुल मिलाकर पुडुचेरी एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी का कोई बहुत मायने नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप की चिंता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपनी हनक कायम रखी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड भी है उत्तर प्रदेश के नाम। 30 सालों से, पिछले 30 सालों से किसी भी सरकार ने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है और ये करिश्मा योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, ये आज भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा सवाल है।
और अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार की तरफ, जहां एक अलग ही माहौल है। इस वक्त एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए चल रही है। उसमें दो छोटे छोटे दल उसके सहयोगी दल हैं, चार चार विधानसभा के मेंबर हैं। छोटे छोटे दल यानी हम और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी। और इन दो छोटे दलों के सहयोग से बिहार में जो सरकार चल रही है वो स्टेबल नहीं मानी जा रही है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके बहुत ही करीब है। और दूसरी तरफ विपक्ष भी ऐसे समीकरण लेकर सामने आ रहा है जिससे धड़कनें हमेशा एनडीए सरकार की वहां पर बढ़ी रहती हैं। और इस वक्त भी चूंकि ये दोनों छोटे दलों के जो नेता हैं उन्होंने जो मीडिया में बयान दिए हैं, जो ट्विटर पर जो बयान आया है, उसने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की चिंता बढ़ा दी है बिहार में। और इसी वजह से बिहार का राजनीतिक तापमान भी इस वक्त बढ़ा हुआ है। और लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद, जमानत मिल जाने के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जिस तरीके से ऊंचा है, और आपको मालूम है कि आरजेडी वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है, उसके पास 110 विधायक हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए वो बार बार चैलेंज कर रहा है। बिहार में इन दोनों दलों के नेता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं और उन बयानबाजियों की वजह से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनके बयान, इन दोनों नेताओं के बयान उनको सूट कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं की एक्टिविटी पर विपक्ष की नज़र है और कहा जा रहा है कि विपक्ष के मैनेजर सक्रिय हैं कि इन नेताओं को अपने साथ लिया जाए या कुछ ऐसा वहाँ पे एक सीन क्रिएट किया जाए जिससे सरकार की धड़कनें बढ़ती रहें। और इस वक्त जो बिहार में जो ताज़ा सियासी गर्मी है उसके पीछे जीतन राम मांझी का एक बयान है जो उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि उस ट्वीट को उन्होंने बाद में वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने ट्वीट बहुत खतरनाक किया है, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की जितनी कड़ी आलोचना की है उतनी कड़ी आलोचना अभी विपक्ष के लोग ही कर पा रहे हैं, विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कटु आलोचना वो सत्ता में रहते हुए कर रहे हैं, जबकि उनके दल के लोग नीतीश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में ये विवाद गरमा रहा है कि विपक्ष इसमें कोई खेल कर रहा है, विपक्ष यानी आरजेडी इसमें कोई खेल कर रहा है। और आरजेडी के खेल की वजह से ही बिहार में ये सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। जीतन राम मांझी ने अभी एक और काम किया, वो पुराने सहयोगी रहे हैं लालू यादव के, उनका पुराना संबंध रहा है, पार्टी में साथ काम किया है, कभी किसी वक्त में नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं। लेकिन अभी जब लालू यादव और राबड़ी देवी के शादी की सालगिरह आई तो उन्होंने बधाई भी दी। हालांकि ये एक औपचारिकता है और सत्ता में रहें विरोध में रहें, इस तरीके से एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को लोग ऐसे मौक़ों पर बधाई देना एक आम बात है। लेकिन इसको जिस तरीके से इस खबर को उड़ाया जा रहा है, इसको जिस तरीके से पेंट किया जा रहा है, उससे एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है कि बिहार में नीतीश सरकार को खतरा है। मुकेश सहनी भी जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी वक्त वो पाला पलट सकते हैं, किसी वक्त वो सरकार के विरोध में खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह के बयान से बिहार में अभी सियासी माहौल गर्म है। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण ये है कि बिहार में जो सरकार है वो उसका जो नंबर्स हैं, उसके जो आंकड़े हैं वो ऐसे हैं, ऐसे लचीले हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में शामिल ये दोनों छोटे दल उससे बाहर आ जाएं तो सरकार गिर सकती है। और दूसरी तरफ चले जाएं तो महागठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि उनके नंबर्स पहले से ऐसे मजबूत हैं। 110 सीटों पर तो आरजेडी ने अपने जीत हासिल की थी, तो 110 वो दावा ये कर रहे हैं कि अगर एमआईएम का सहयोग उनको मिल गया, जिसकी कि ज़्यादा उम्मीद है, कोई मुश्किल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जो जीत कर आए हैं, उसका समर्थन लालू यादव को मिल जाए या तेजस्वी यादव को मिल जाए, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये छोटे दल, जिनके नेता, जिनके प्रतिनिधि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, वो ये छोड़ेंगे? क्या इससे भी बड़ा कोई लालच दिया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल है। और अब रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। केंद्र सरकार ने जो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जो नीति अपनाई है, जो उस नीति को कहा है, तरकीन कहा है सुप्रीम कोर्ट ने,
कहा है कि पहले आपने 45 से ऊपर के लोगों का फ्री वैक्सीनेशन किया, उसके बाद जब 18 प्लस के लोगों के वैक्सीनेशन की बारी आई तो इसका आर्थिक बोझ आपने राज्यों पर टाल दिया। ये क्या बात हो गई? तो ये जो सरकार की दोहरी नीति है और राज्यों पर एक आर्थिक बोझ लादने की नीति है, इसको लेकर आलोचना हो रही है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर सवाल उठाए और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो राज्य भी इस तरह की नीति का विरोध कर रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और उसने कहा है कि अगर 18 प्लस के सभी लोगों को इंजेक्शन देने की बारी आई तो हमारी जो आबादी है, झारखंड की जो आबादी है, उस पूरी आबादी को वैक्सीनेशन करने में आर्थिक रूप से हमारी सरकार सक्षम नहीं है। और अगर इसमें 18 से नीचे वाले को जब शामिल कर लिया जाएगा तब स्थिति और विकट हो जाएगी, तब हमारे ऊपर आर्थिक बोझ और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ये बोझ हम वहन नहीं कर सकते, ये राज्य सरकार ने कहा है। बाकी की सरकारों ने, जहां भाजपा की सरकार है, वैसे राज्यों से इसका विरोध सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार का मामला है। अगर अपनी ही सरकार का विरोध कैसे करेंगे? लेकिन इसको लेकर आज जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति की आलोचना की है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बारे में केंद्र सरकार कोई नए फैसले के साथ सामने आएगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।